बांदर किला। बचपन बहुत खूबसूरत होता है। इसकी यादें उम्र भर इंसान के साथ रहती हैं। ये इंसानी बेफिक्री का एक इंतहाई खूबसूरत दौर होता है। बचपन पहाड़ों में बहने वाले उन चश्मों की तरह होता है जो बहते हुए ये नहीं देखते कि वो किन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर रहे हैं। बस अपनी बेफिक्री, मासूमियत और मौज मस्ती में बहते चले जाते हैं। इस उम्र की मासूमियत भी कमाल होती है कि जनाब मूसा मुंह में अंगारा डाल लेते हैं और उम्र भर लुकनत साथ रहती है। शायद इसी मासूमियत की वजह से हम सबको अपना बचपन और इससे वाबस्ता यादें बहुत अजीज़ होती हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, ये सोच के हैरत हमें होती है कि हम भी बेफिक्र हुआ करते थे बच्चों की तरह से। हम बहुत कदीम लाहौर की मज़ाफ़ाती बस्ती महल्ले मडार में रहते थे। ये महल्ला लाहौर शहर की 4 दीवारी, 12 दरवाज़ों और 13वीं मोरी से काफ़ी फासले पर वाक़या है। लोहारी दरवाजे से कदीम लाहौर से बाहर निकले तो सामने अनारकली का बहुत बारौनक बाज़ार है जो करीब 1 मील से कुछ लंबा होगा। ये बाज़ार सीधा माल लोड पर आ निकलता है। वहाँ से मशरक़ी जानिब मुड़ें तो जीपीओ और हाई कोर्ट की इमारत के सामने से गुज़रते हुए दाएं बाएं बहुत खूबसूरत इमारतों के झुरमुट से गुज़रते रीगल चौक पर पहुँचते ही जनूब की तरफ रीगल सनमा के साथ मुड़ जाएं, जिसके सामने सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल हाई स्कूल वाक़या है। इस स्कूल में हमारी मासूमियत से लड़कपन के 10 साल गुज़रे हैं। ये सड़क टेम्पल रोड कहलाती है और सफ़ा वाला चौक से गुजरती हुई बूंदपुरा चौक से आगे वाक़या आबद मार्केट पर ख़त्म होती है। आबद मार्केट आज लाहौर शहर की सबसे वसी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। कभी हमारे बचपन में यहाँ सिर्फ खेत खलियान थे। जहाँ से दाएं जानिब वाक़या लिटन रोड उसी तरह साफ़ दिखाई देती थी जिस तरह साफ़ शफ़ाफ़ पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियाँ नज़र आती। इन मछलियों की मानंद वैसे ही लिटन रोड पर चलने वाली ट्रैफिक टेम्पल रोड से साफ दिखाई देती थी। आज इमारतों की एक लंबी कतार ने वो मंजर छुपा दिया है। सफ़ा वाला चौक से आबिद मार्केट जाते हुए कुछ फासले पर दाएं तरफ मजंग थाना वाक़या है, जिसके सामने से हम आज भी उसी तेज़ी से गुज़र जाना पसंद करते हैं जैसे अपने बचपन में किसी नादीदा खौफ की वजह से करते थे। यहाँ चोरों को बहुत मारा पीटा जाता है। बाद में अंदाज़ा हुआ कि चोरों के अलावा औरों को भी यहाँ मारा पीटा जाता है, अलावा ज़ोर वालों के। इसी थाने मजंग के साथ मुड़ें तो ये बदरदीन रोड कहलाती है जो आगे जाकर 2 शाखों में तकसीम हो जाती है। दाएं जानिब वाली नज़ूली महल्ला, मछली वाला चौक, कनक मंडी, माधो किला, महरा किला, कोट अब्दुल्ला शाह से लहराती हुई लिटन रोड पर जा निकलती है। और बाएं जानिब मुड़ें तो ये हरी राम रोड तकिया बाबा गरीब शाह से होती हुई रोज़ा अबू इसहाक की तरफ चली जाती है। तकिया बाबा गरीब शाह के बिल्कुल सामने कुछ घाटी की सूरत महल्ला मडार में दाखिले का रास्ता है, जिसका सदर दरवाज़ा दरख्त के सालम मोटे तीरों से बना हुआ था। इसकी चौड़ाई 14 फुट और ऊंचाई करीब 18 फुट रही होगी, जिसमें एक छोटा दरवाज़ा भी था जो रात के वक्त खुला रहता था, जबकि बड़ा दरवाज़ा रात इशा के बाद बंद कर दिया जाता था। और यूँ ये महल्ला एक कला की सूरत अख्तियार कर लेता था। ये महल्ला करीब 100 घरों पर मुश्तमिल है और हर घर में औसतन 8 से 10 अफराद रहा करते थे। हमारे महल्ले के आसपास बहुत सारे बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, जिनमें बाबा गरीब शाह और हज़रत अबू इसहाक के मज़ारात भी शामिल हैं। इन बुज़ुर्गों के बारे में बहुत से माहिरुल अक़ूल किस्से हमारी नस्ल तक के लोगों में ज़ुबान ज़दे आम हैं। इन बुज़ुर्गों के किस्सों में हिकमत और दानाई की बातें शामिल होती थी जिनसे सुनने वालों की दरअसल इखलाकी दुरुस्तगी मकसूद थी। आज सोचता हूँ कि जैसे हमारी नस्ल के नापैद होने पर कितने किस्से आइंदा नस्लों तक न पहुँच पाएंगे, इसी तरह सीना बसीना चलने वाली इल्म की कितनी दानाइयों से
हमारी आइंदा नस्लें महरूम रह जाएंगी, जो हर धरती पर अपने अपने रंग में फूटता है। हमारी तर्ज बूदोबाश और तहवारात में तब्दीली किस तरह गैर महसूस तौर पर हमारी धरती की दानाई को खाक में मिला देती है, हमें ये एहसास ही नहीं हो पाता। और इस गफलत में हम मॉडर्निज़म पर इतराते फिरते हैं। ये तो शायद ऐसा ही है जैसे सोना हाथ से खोकर पीतल के हसूल पर फ़ख्र करना। बहुत साल पहले की बात है, मैं लंदन के किसी ट्यूब स्टेशन के खुदकार जीने से उतर रहा था कि मेरे साथ साथ नीचे उतरती दीवार पर हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का इश्तहार चस्पा था, जिस पर मुख्तलिफ ममालिक के इलाकाई खानों की तस्वीर बनी थी। कहीं पर मुर्ग़ मुसल्लम, तो कहीं पर लॉबस्टर और कहीं पर कॉकरोचेस। आखिर में लिखा था, नेवर अंडर एस्टिमेट द लोकल विजडम। यही लोकल विजडम तो सीना बसीना चलती है। हमारा बचपन इसी महल्ले में गुजरा। इसी महल्ले की बदरों में हमने बारिश के दिनों में कागज़ की कश्तियाँ चलाई हैं। चूँकि हमारा महल्ला चौक बदरुद्दीन से करीब 1 मंजिल की बुलंदी पर वाक़या है, इसीलिए ये गंदे पानी की नाली जब बल खाती पूरे महल्ले से गुज़रती हुई बदरुद्दीन रोड पर वाक़या बड़े नाले में से मिलने को जाती, तो यहाँ पानी की रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाती और हम तमाम दोस्त अपनी अपनी कश्ती उस बड़े नाले में गिरने से पहले उठाने के लिए इसी तरह बल खाते जिस तरह पानी पर कश्ती बल खाती थी। हमारे हम उम्र महल्ले में बहुत थे। हमारी सबके साथ दोस्ती थी। हाँ, कभी कभार मामूली बात पर अगर बिगड़े भी तो बहुत हुआ तो एक दिन, नहीं तो दूसरे रोज़ फिर शीरो शक्कर हो गए और किसी न किसी खेल में मशगूल हो जाते। मुझे याद है, सख्त गर्मियों के मौसम में जब अगर बारिश न होती तो महल्ले के सारे दोस्त अपने अपने घरों से डोल यानी पानी भरने वाले बर्तन ले आते और इसमें पानी भरकर अपने महल्ले की एक इंतहाई बुज़ुर्ग खातून, जिसकी आंखें करीब 1 सदी से इस ज़माने की निरंगियों को देखते हुए उकता कर पथरा चुकी थीं। शायद इन्हीं आँखों के बारे में अहमद नदीम कासबी ने कहा था, या वो पथराई हुई आँख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के ताज्जुब के पड़े हों डोरे। इनको हम ताई सेना कहा करते थे। इसके ऊपर उड़ेल देते, खुद से पानी की बारिश कर देते और इस पर ताई सेना हमें खूब गालियाँ देती, जिस पर हम सब बल्कि दीगर ख़वातीन भी बहुत खुश होती। हम ये सब उस उम्मीद पर करते क्योंकि हमने सुन रखा था कि ऐसा करने से ज़रूर बारिश बरसती है। बारिश को तो खैर जब बरसना होता तभी बरसती, मगर ताई सेना की गालियाँ हम पर न सिर्फ फ़ौरन बरसती बल्कि मूसलाधार बरसती। बचपन के सारे खेल खेले, गुल्ली डंडा, गोलियाँ, टैना, कीड़ी काड़ा, डब्बियाँ, चूड़ियाँ, टी, पीठू गरम, त्रीलो, टप्पन कोड़ी वगैरह। एक खेल ऐसा भी खेला जो गुमान गुज़रता है कि हर आदमी उम्र भर किसी न किसी सूरत किरदारों की मामूली तब्दीली के साथ खेलता रहता है। वो खेल था बांदर किल्ला। बांदर किल्ला इस तरह खेलते हैं कि एक कील के साथ रस्सी बांधकर इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इसकी लंबाई अमूमन 5 से 6 फुट होती। इस खेल में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चे अपनी अपनी जूतियाँ, जो अमूमन कैंची चप्पल कहलाती थी, इस कील के पास उतार देते और जिस बच्चे की बारी हुई वो रस्सी को थामे। उसकी ज़िम्मेदारी ये होती थी कि वो किसी को जूती ना उठाने दे। दीगर शरीक खिलाड़ियों की कोशिश ये होती थी कि वो किले के पास मौजूद जूतियाँ उठाएं, और अगर जूती उठाने की कोशिश में वो बच्चा जिसके हाथ में किले की रस्सी है, उसका हाथ जूती उठाने वाले बच्चे के जिस्म को छू गया तो वो आज़ाद हो गया, और उसका हाथ जिस भी बच्चे को छुआ अब वो रस्सी थामेगा और बंदर की तरह इस किले के साथ लग जाएगा और दूसरे जूतियाँ उठाने का अमल जारी रखेंगे, और पहले से उठाई जा चुकी तमाम तर जूतियाँ वापस रख दी जाएंगी ताकि नया बंदर नए सिरे से दूसरे बच्चों को जूतियाँ उठाने से रोके।
اس کھیل میں قلعے کے ساتھ بندے بندر کے ساتھ سب سے اذیتناک بات یہ ہوتی کہ جب کوئی بھی کھلاڑی قلعے کے ساتھ پڑی کوئی جوتی اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس جوتی کو دوسری جوتیوں پر مار کر ان کو قلعے سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ ان کو اٹھانا نسبتاً آسان ہو جائے۔ اس عمل میں قلعے کے بندر کے پاؤں پر بھی جوتیاں پڑتی اور کبھی وہ ماری گئی جوتی سے اپنا پاؤں بچاتا اور کبھی ان جوتیوں کو جن کی حفاظت اس کے ذمہ تھی۔ یہ عمل اس قلعے کے بندر کے لیے خاصا تکلیف دہ ہوتا، اور اگر اس کھیل میں تمام تر جوتیاں اٹھا لی جائیں اور اس بندر یعنی جوتیاں اٹھانے سے روکنے والا کھلاڑی اس بندر کا ہاتھ کسی بچے کو نہ چھو سکے تو جس کے ہاتھ جو جوتی ہو اس سے اس بندر کی پٹائی شروع کر دی جائے۔ چند گز کی دوری پر کسی مقام کی پہلے سے نشاندہی کر دی جاتی کہ یہ بندر جب تک دوڑ کر اس مقام تک نہ پہنچ جائے دوسرے کھلاڑی اس کی جوتیوں سے تواضع کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور جب یہ بندر اس طے شدہ مقام پر پہنچ جائے تو تمام کھلاڑی اپنے اپنے ہاتھ روک لیتے اور اس طرح یہ کھیل اپنے انجام کو پہنچتا تھا۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے لے کر آج تک عمومی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ زمانے کی جوتیوں سے بچنے کے لیے ایک خاص مقام تک پہنچنا ضروری ہے۔ آج قریب 40 برس بیت گئے اور میں ماضی کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو آج بھی کسی نہ کسی صورت باندر قلعہ جاری ہے، اور یہ کسی دور میں بھی رکا نہیں۔ ہم وہ بندر ہیں جو کبھی اسکول کے قلعے کے ساتھ باندھ دیے گئے جہاں ہم اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے رہے، کبھی اپنے ناتواں ذہن میں ان کتابوں کی سطروں میں کوٹ کوٹ کر بھرے علم کے بوجھ کو ڈالتے رہے۔ یہ سب ہم انتہائی محنت اور کوشش سے کرتے کہ شاید اس عمل کے نتیجے میں سال بھر کی محنت شاقہ کے بعد ہم پاس ہو جائیں، اور پہلے سے دوسری پھر تیسری الغرض 10ویں جماعت تک اسکول میں یہی عمل کار فرما رہا کہ ہر سال اس باندر قلعے کے کھلاڑی کی طرح فیل ہو کر جوتیاں پڑنے کے خوف سے بچتے رہیں۔ شاید علم کے حصول کی خواہش کبھی اتنی شدید نہ تھی جتنی جوتیوں سے بچنے کی خواہش، اور اسی لیے شاید ہر جماعت میں پاس ہوتے رہے۔ یہی عمل کالج کے 4 سال جاری رہا، اور چوتھے سال BSc میں فیل ہو جانے پر جوتیوں سے ہماری تواضع کی گئی، اور ہم نے کالج سے یہ سوچتے ہوئے منہ موڑ لیا کہ 14 سال سے باندر قلعہ کھیل رہے ہیں اور اب جوتیوں کے خوف کو ہم مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اس لیے یہ باندر قلعے کا کھیل ختم کیے دیتے ہیں اور کچھ ایسا کرتے ہیں جس پہ جوتیاں کھانے سے بچا جا سکے۔ ہم نے سوچا کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ والد صاحب ایک مزدور، محنتی اور ایماندار آدمی ہے، اور ہر ایماندار آدمی کی طرح ان کے پاس بھی کاروبار کرنے کے لیے جو رقم درکار ہوتی ہے وہ نہ تھی، اس لیے سوچا نوکری کرتے ہیں۔ کسٹم کلیئرنس کے کام پر ایک کلیئرنگ ایجنٹ کے ہاں نوکر ہو گئے۔ دیکھا تو یہاں بھی سب باندر قلعہ کھیل رہے ہیں۔ جس کلیئرنگ ایجنٹ کی کنسائنمنٹ کسٹم سے کلیئر ہو جاتی وہ تو ٹھیک، جس کی پکڑی گئی اس پر کسٹم انٹیلیجنس FIA والے جوتیاں برساتے ہیں۔ یہاں بھی باندر قلعے کے ہر کھلاڑی کی طرح کبھی جوتیاں مارنے والا کسٹم سٹاف جوتیاں کھانے والوں کے فہرست میں آ جاتا ہے، ان پر کسٹم انٹیلیجنس اور FIA والے جوتیاں برساتے، اور یہ عمل اس تیزی سے جاری رہتا کہ قریب ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ جوتیاں ضرور نصیب ہو جاتی۔ چونکہ ہمیں جوتیوں کا خوف بچپن سے تھا اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے کالج چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جس کام سے جوتیاں پڑنے کا خوف ہو اس کو چھوڑ دینا ہی حکمت شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کسٹم کلیئرنس کا کام بھی چھوڑ دیا کہ قبل اس کے کہ یہاں اگر ایک بار جوتیاں پڑ گئیں تو اس سے جو شہرت ملے گی اس کا حلقہ ہمارے محلے کے دوستوں کے حلقے سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں جوتیاں پڑنے سے قبل ہی اس کام کو خیرآباد کہہ دیا جائے۔ یہ قریب 1991 کی بات ہے۔ ہمارے ایک جاگیردار دوست جو فیکٹری لگانا چاہتے تھے
उन्होंने सोचा कि मैं शायद इस ज़मन में इनके काम आ सकूं, और मेरे जी में था कि इनके तवस्सुत से शायद आइंदा ज़िंदगी में जूतियां खाने से बच पाऊं। सो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, और इत्तफाक से हम दोनों ही कामयाब रहे और एक दांत बनाने वाली फैक्ट्री कायम हो गई। आज इसको कायम हुए करीब 20 बरस बीत गए, मगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बांदर किले का खेल इस फैक्ट्री में भी किसी न किसी सूरत जारी है। हम इस फैक्ट्री में 3 हिस्सेदार हैं। मेरे ज़िम्मा माल बनाना, हुमायूं साहब के ज़िम्मा माल बेचना, और जागीरदार दोस्त के ज़िम्मा खाना, क्योंकि ये इनकी शर्त अव्वल थी कि वो कोई काम नहीं करेंगे सवाए खाने के, और ये भी बहरहाल एक इंतहाई ज़रूरी काम है। कभी ऑर्डर वक्त पर तैयार नहीं हुआ तो हुमायूं साहब से जूतियाँ पड़ रही हैं, कभी क्वालिटी का मामला ज़ेर बहस आया तो बांदर किले का खेल शुरू हो गया, जो करीब 60 वर्करों के दरमियान आज तक जारी व सारी है। अब आसूदगी का दौरा है, घर भी अच्छा मिल गया है। इस आसूदगी के दौर में भी वसाइल की कमी की शिकायत रहती है, कभी बीवी की कोई ख्वाहिश, कभी बच्चों की फरमाइश, और हमारी अपनी तमन्नाएं क्या ख़त्म हो गई, इनका शुमार भी तो चाहिए। वो गालिब ने क्या खूब कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। यह हमारी तरह के किसी हसरती का एक शेर है। मेरी तलब से तेरा कर्म कब ज़्यादा रहा, मैं मंजिलों में भी तन्हा ओ पा प्यादा रहा। और सोचता हूँ कि मैं घर के किले से बंधा वो बंदर हूँ जो अपनी तमाम तर मेहनत और कोशिश से इस किले के पास मौजूद नेमतों को संभालने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए इसी तरह से मुसलसल हरकत में रहता हूँ, जैसे बांदर किले का वो खिलाड़ी जिसके हाथ में रस्सी होती है और जूतियों को बचाने के लिए हमेशा दाएं बाएं हरकत में रहता है। और यूँ शाम को थका मांदा घर लौटता हूँ और कहता हूँ, न काम ख़त्म हुआ और न दुख तमाम हुए, मगर पलटना तो होता है घर को शाम हुए। आज ये बांदर किला खेलते मुझे 52 साल हो गए, यानी निस्फ सदी से ऊपर। और मैं सोचता हूँ कि जब जब इंसान दुनियावी नेमतें अपने किले के गिर्द इकट्ठी करता जाता है, उसी तौर उसकी किले के गिर्द गर्दिश तेज़ तर होती जाती है, और खेश और दरवेश में इन खिलाड़ियों की तादाद बढ़ती जाती है जो जूती मारकर किले के पास पड़ी नेमतों को किले के बंदर से दूर करना चाहते हैं, ताकि इनका उठाना आसान हो जाए। इस अमल में जिस तरह उस किले के बंदर के पाँव इन जूतियों से ज़ख्मी होते हैं, इसी तरह इस बंदर की रूह लोगों के तानों से ज़ख्मी होती है। मगर ये खेल जारी रहता है, हत्ता कि ये किले के साथ बंदा बंदर जूतियों की मज़ीद हिफाजत के काबिल नहीं रहता और सोचता है कि मौत के साथ ये बांदर किले का खेल ख़त्म हो जाएगा। मगर जब मैं मौत के बाद के मंज़र का तसव्वुर करता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ भी किसी तौर बांदर किले का खेल जारी है, और मैं वहाँ भी अपनी गुमगश्ता नेकियों को यकजा करने की कोशिश में हूँ। और यहाँ भी इस बांदर किले के खेल में मेरे इर्द गिर्द वो खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने कभी मेरे पाँव पर जूतियाँ मारी थीं और मैंने उनकी ग़िबत की थी, यानी बुरा भला कहा था। सो आज फिर वो याद की जूतियों से मेरी नेकियों को मार मार कर मेरे किले से दूर किए देते हैं, और मैं खाली किले की रस्सी को थामे गुनाहों के बोझ से चूर चूर हुआ जाता हूँ। पाए नज़रे करम तोहफ़ा है शर्म नारसाई का, बखूं गलतीदन सद रंग दावा पारसाई का। शुक्रिया।